हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय इतिहास के पाठ नंबर 2 को पढ़ेंगे। पाठ नंबर 2 में है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर का एक और वीडियो बन भी चुका है और अपलोड भी हो चुका है। वैसे हमारे साथी जो अभी तक इन वीडियो को नहीं देखे हैं वे पहले वीडियो को भी देख लेंगे। आज हम उससे आगे का जो कहानी है इस चैप्टर का उसको हम शुरू करेंगे, यानी आज दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो दूसरे वीडियो में हम देखते हैं कि इसका जो भाग बच गया था वह कहाँ है और वहाँ से हम उसको शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं बचे हुए भाग पर। आज हम शुरू करेंगे व्यापार से युद्ध तक, यानी व्यापार से युद्धों तक। पहले वीडियो में आप अंग्रेज़ों के बारे में कुछ कहानी आप जान चुके होंगे, लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा यह जो चैनल है समाज वाटिका चैनल उसे आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यानी अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले व्यापार करने के मंशा से आई थी और शुरू में व्यापार भी की थी, लेकिन भारत आने के बाद उसने भारत की स्थिति को देखा। यहाँ जो बिखराव था, जो टकराव था, आपसी फूट था, उसको गौर से देखा, समझा और समझने के बाद वह यह समझ लिया कि यहाँ पर अब केवल व्यापार करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि यहाँ सत्ता को स्थापित करना भी हमारे लिए यानी अंतिम मंशा होगा। और व्यापार करते करते उसने अंत में भारत का संपूर्ण क्षेत्र को अपने कब्जा में कर लिया। तो वह यानी इस क्रम में कई युद्धों भी लड़े। तो हम देखते हैं कि व्यापार से युद्ध तक उनका सफ़र कैसा रहा। 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला के नवाब बने, बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलाबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थे। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां भी लिखी। किसको? मुगल बादशाहों को। और नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास भी किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुआ। यहाँ दिया हुआ है कठपुतली एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने। यहाँ दिया हुआ है कठपुतली एक खिलौना
होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है उसे ही मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो आगे देखते हैं इस शब्द का उपयोग कैसे हो रहा है। यानी प्लासी का युद्ध। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी। यानी नवाब तो बना रहे किसका, यानी मुगल तरफ से, लेकिन सारा काम जो है वह कंपनी के मन के अनुसार हो। तो इसलिए उसको कहा गया है कठपुतली नवाब। उसी तरह का नवाब चाहती थी कंपनी जो उसे व्यापार रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब के फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए, अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता, उस समय कलकत्ता, अभी तो कोलकाता है, स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात बंगाल के अफसरों में भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया गया। इस सेना ने नौसैनिक बेड़ों की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा, और इसी चक्कर में वह फंस गया। और उससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला का पक्ष जो कमज़ोर हो गया और वह हार गया। अगर मीर जाफर सिराजुद्दौला का साथ देता तो अंग्रेज की जीत कभी नहीं होती। और जो पूरा जो रूपरेखा बाद में चला वह रूपरेखा कुछ अलग होती। यहाँ दिया हुआ है 5वें महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट, इंग्लैंड का है यह। इसमें क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया कंपनी में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है, यह दिया हुआ है। यह चित्र सिराजुद्दौला का है। आगे देखते हैं संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 फरवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। क्या चिट्ठी भेजी थी भाई? लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोच कर अभिभूत हूँ
कि इस समृद्ध रियासतों को पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी या 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। आगे इसमें और बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। नवाब की शिकायतें। क्या शिकायतें हैं भाई? 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। क्या कहा था? जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दी जाए, यानी गोदाम बनाने के लिए, गोदाम टाइप का जगह बनाने के लिए ज़मीन दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना डाले जो नदी से जुड़ते थे। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर रखी थी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत में रहने के लिए तैयार कर लिया था और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे थे। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट रहे थे। यह लिखा गया है नवाब के द्वारा। तो हम आगे देखते हैं कहानी क्या है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजउद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उनका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई के ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे और अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता तो आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता को दिखाना पड़ता था। बात सही है, किसी को बिठा दीजिएगा लेकिन बाद में चलकर वह भी अपना कुछ ना कुछ ईमानदारी तो दिखाएगा ही। आगे इसमें दिया हुआ है कि तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उनको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे। कंपनी अपने सैनिकों के खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने अपने अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटिश से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। उनकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चलाने लगी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी।
आगे है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, यानी अब उन्हें यह लगने लगा कि अब हमें खुद ही नवाब बनना चाहिए और सारा चीज़ को संभालना चाहिए। तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन चलते चलते आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर तथा बेल आइकन को दबाएं, तथा यह जो चैनल है समाज वाटिका चैनल, इसे आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।